चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ओके, अब सुनना ध्यान से. यहाँ पर इसके अंदर ना टोटल दे रहा 3 यूनिट्स. हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर? 3 यूनिट्स. पहले इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, फिर मैं तुम लोग को टाइम देता हूँ लिखने का. अभी जो अपन ने पढ़ा ना, दैट वाज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. मतलब जब इंडियन पार्टनरशिप फर्म नहीं ज़्यादा चल रहे थे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तब लोगों ने क्या किया, पहले तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में गए. फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्रॉब्लम था, इसलिए वो लोग ने क्या किया, एक हाइब्रिड मॉडल पढ़ाया, मतलब हाइब्रिड मॉडल बनाया, तो जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. पहले तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ने 11th-12th में पढ़ा रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? व्हेन 2 or more people they come together, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस. ठीक है, और उन लोग में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट रहता है कि भाई तू इतना कैपिटल लेके आना, मैं इतना कैपिटल लेके आऊंगा. उन लोग में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है. ठीक है, सो यहाँ पर ये जो एक्ट है ना तुम्हारा, ये सेक्शन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, पहला जो अपन यूनिट पढ़ रहे हैं ना, दिस इज जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप. मतलब आज के लेक्चर में मैं तुम लोग को सिर्फ इतना बताऊंगा कि भैया पार्टनरशिप क्या होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, कितने अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप होती है, वो सब अपन आज पढ़ने वाले. ठीक है, एंड देन वी विल एंटर इनटू द एक्चुअल पार्टनरशिप लॉ, दैट विल बी फ्रॉम टुमारो. इज दिस क्लियर? अब देखो सेक्शन 4 क्या बोलता है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. क्या बोलता है ये? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. ये बोलता है मतलब पार्टनरशिप क्या है, इट इज द रिलेशन. तो रिलेशन कैसा है? प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है. किसका रिलेशन है? प्रिंसिपल एजेंट. मतलब एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, मतलब बॉस भी है, और एजेंट भी है. एजेंट यहां पर कौन सा हो? म्यूचुअल एजेंसी. याद करो, एजेंट ऑफ वन अनदर, एजेंट ऑफ. सो देखो क्या बोला है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स या पार्टनर्स. अब ये पार्टनर्स हमेशा पर्सन हो गए. एलएलपी में कोई भी पार्टनर बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है, बट क्या नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि इसीलिए क्या बोला है, पर्सन होना चाहिए. पार्टनर कौन होना चाहिए? पर्सन. प्लस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स. मुझे एक बात बताओ, क्या चैरिटी के लिए बिजनेस करोगे तो चलेगा क्या? चैरिटी इज नॉट अलाउड. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सब मिलजुल के कर रहे हैं, या तो फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा, हर्ष और जीत, नहीं आदित्य, हम 3 का पार्टनरशिप फॉर्म है. ठीक है, उसमें ये दोनों तो कुछ काम ही नहीं करते, कामचोर लोग घूमते रहते पूरे दिन. अब मैं वो पूरा का पूरा संभाल रहा हूं, फिर भी कहने से पार्टनरशिप तो चल रहा है. तो देखो, या तो सब लोग मिलजुल के करें, और है ना यहाँ पर कंडीशन क्या है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है. डेफिनेशन एज इट इज रट्टा मारना पड़ेगा एक साथ. अभी अपन क्लास में रट्टा मारते हैं. अच्छा, कैसे लिखने का अगर वो लोग पूछते हैं डिफाइन पार्टनरशिप, तो तुम लोग क्या लिखोगे? अगर सेक्शन नंबर याद रहता है तो लिखो, वरना मत लिखो. ठीक है, अपन ने कल क्या डिसाइड किया था, अपन डेफिनेशन में सेक्शंस नहीं लिखेंगे कहीं पर भी. पूरे लॉ में सेक्शन लिखो ही मत. तो तुम सीधा सीधा क्या लिखोगे? एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इट इज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, दैट इज पर्सन who have agreed. ये प्लस साइन मत लिखना इधर. हाँ, who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. चलो once again, what is the definition of partnership? Relation between partners, that is person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them. Is this clear? अब जो पार्टनरशिप फर्म में जो काम करता है पर्सन, उसी को क्या बोलते हैं? पार्टनर. बराबर. इसलिए देखो मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स. तुम पर्सन लिखोगे तो भी चलेगा. अंडरस्टूड गाइस? तो व्हाट इज द डेफिनेशन? वंस अगेन सेक्शन 4 क्या बोलता है? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, इट इज अ रिलेशनशिप हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? अब ना यहाँ पर अपन जो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज 2 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, बट बिफोर स्टडिंग दिस आई विल टेक यू टू द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. अंडरस्टैंड? अपन ने डेफिनेशन कर लिया, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तुम्हारा पार्टनरशिप का डेफिनेशन. अब एक क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. क्या बोला? एक्सप्लेन द डेफिनेशन में सारे एलिमेंट्स लिखे. देखो सबसे पहले क्या बोला है,
पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन. ए पर्सन मतलब पार्टनरशिप बनाने के लिए एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन चाहिए, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा चाहिए ना, तब तो पार्टनरशिप होगा. तो देखो पहला एलिमेंट क्या बोलता है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन. अब मुझे वापस से बताना, सिर्फ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट. मतलब क्या कि जिनको बोला है कि हाँ ये पर्सन है, ये पार्टनरशिप में आ सकता है. देयरफॉर एक फर्म क्या एक पर्सन है क्या? नहीं. तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता. साथ ही साथ एक माइनर भी पार्टनर नहीं बन सकता. बट सुनो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जाम्पल तेरा नाम क्या बेन? समरीन. समरीन इज जस्ट 16 year old. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट एन एडल्ट, शी इज अ माइनर. पता है ना 18 साल से कम उम्र के लोग माइनर होते हैं. क्या वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हैं? नहीं. बट सपोज हम सब अडल्ट हैं, हम बोलते हैं हाँ ठीक है छोटी बच्ची, इसको भी पार्टनर बना देते हैं. ठीक है, तो अगर हम उसको पार्टनर बना रहे तो पहली बात तो कंसेंट होना चाहिए. कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर मतलब सबकी मंजूरी होनी चाहिए. और मंजूरी होने के साथ साथ हम उसको सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि हम सब लोगों ने जो कांड किया उससे नुकसान हुआ तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा. नहीं, वो क्यों जाएगी? वो तो छोटी है, कच्चा पिल्लू है. ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे, हम उसको कोई भी लॉसेस वगैरह नहीं देंगे. अच्छा सपोज हम लोग ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो हम उसको बेनिफिट देंगे बट लॉसेस नहीं देंगे. इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? अब देखो ऑलरेडी हमें पता है कि नॉर्मल देखने जाए ना तो पार्टनरशिप एक्ट में कोई लिमिट नहीं बोला कि 50 पार्टनर हो गए उतना ही चलेगा. बट कंपनीज एक्ट बोलता है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? 50. इज दिस क्लियर? पहला एलिमेंट समझ में है सब लोग को? बराबर. नेक्स्ट क्या बोला? अग्रीमेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट. ये पार्टनरशिप कैसे बनेगा? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग के बीच में क्या है? अग्रीमेंट है. अब अग्रीमेंट जो भी है वो जितने भी लोग उस पार्टनरशिप में, सब लोगों ने वॉलेंटरीली उन लोग के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए. बराबर. या तो देखो हम सब मिलजुल के क्या करें, एक पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं तो हमारे बीच में एक वॉलेंटरी अग्रीमेंट है. या तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल भी होता है. कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब क्या? जैसे सपोज हाथी की शादी में हमको बुलाया था. हाथी पता है ना तुमको अभी? हाँ, तो हाथी की शादी में हमको बुलाया था, उधर बोला था मिठाई बनाने के लिए. अब हम सब मिठाई वाले हैं तो बिकॉज हमको एक बड़े शादी का ऑर्डर मिला इसलिए हम लोगों ने मिलजुल के कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई अपन इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे तुम देखते हो ना नॉर्मली शादी में भी ऐसा होता है, केटरर्स, डेकोरेटर्स, फिर हॉल, ये तीनों लोगों का एक टाई अप रहता है. बराबर. कि मतलब क्या, अगर ये हॉल में शादी हो रही है तो यही केटरर वाला रहेगा. तो कहने से वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया. क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्चुअल. सो अग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर अराइज में बी एक्सप्रेस. एक्सप्रेस मतलब क्या कि या तो वो लिखा हुआ होना चाहिए या तो फिर ऑटोमेटिकली साथ साथ काम करे तो हम पार्टनर हो गए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? इट में ऑल्सो भी इम्प्लाइड. पहले मैंने क्या बोला? एक्सप्रेस मतलब रिटर्न होना चाहिए. इम्प्लाइड मतलब क्या? समझ गए कि हाँ हर बार शादी में मेरे हॉल में, फॉर एग्जाम्पल तेरा नाम क्या है? येलो सत्यम. हाँ सॉरी भूल गया. सत्यम केटरर्स ही आएगा. तो मतलब वो क्या है, बरसों से वही चलता आ रहा है तो हम लोग साथ साथ में ही काम कर रहे हैं. मतलब क्या, हम लोग के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. अब जो एक्सप्रेस होता है ना, एक्सप्रेस या तो ओरल अग्रीमेंट भी हो सकता है या तो रिटर्न भी हो सकता है. अरे नॉर्मल पार्टनरशिप है तो ओरली भी डिसाइड कर सकते हैं ना कि अपन दोनों मिलजुल के बिजनेस करेंगे, या तो फिर रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? सो देखो एग्रीमेंट कैसा होता है, सुनो ध्यान से. इधर एग्रीमेंट 2 टाइप का होता है, ये सब मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी. एग्रीमेंट या तो वॉलेंटरी होता है या तो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है. कॉन्ट्रैक्चुअल में या तो क्या होता है? एक्सप्रेस होता है. ठीक है, या तो क्या रहता है? इम्प्लाइड रहता है. अच्छा, फिर इम्प्लाइड या तो सॉरी एक्सप्रेस कैसा रहता है? या तो ओरल रहता है या तो रिटर्न रहता है. समझ में आ रहा है तुम लोग को पब्लिक? यस और नो? वापस से बोलो. अग्रीमेंट कैसा होता है? या तो वॉलेंटरी होता है या तो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है. कॉन्ट्रैक्चुअल में या तो एक्सप्रेस होता है या तो इम्प्लाइड होता है. एक्सप्रेस में या तो ओरल होता है या तो रिटर्न. समझ में आया? फिर बिजनेस. मुझे एक बात बताओ कि हमेशा जब भी कोई भी पार्टनरशिप होता है तो सबसे पहले देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस. ऐसे क्या टाइम पास के लिए कर रहे हो क्या? नहीं ना. और बिजनेस का मकसद क्या होना चाहिए? मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना. क्या कमाना? प्रॉफिट कमाना. इसलिए अगर इफ देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी ऑन बिजनेस एंड टू शेयर प्रॉफिट तो वो कोई पार्टनरशिप नहीं होगी. इज दिस क्लियर?
तो पार्टनरशिप होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, एक तो बिजनेस होना चाहिए और दूसरा उस बिजनेस का मकसद क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना। देखो यहाँ पर लिख दिया, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस एंड एक्विजिशन ऑफ गेन्स। गेन्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। गेन्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। मतलब क्या चैरिटी के लिए बिजनेस करोगे क्या, नहीं करोगे। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसे मैं, हर्ष और आदित्य, हम तीनों का बोलते हैं ना बिजनेस है, पार्टनरशिप है, तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे ना। आदित्य बोलेगा कि मैं पूरा 100% प्रॉफिट लेके जाऊंगा, तो हम बोलेंगे तू अकेला ही कर बिजनेस, बराबर के नहीं। तो पहले से अगर डिसाइड कर लिया कि आदित्य बोलेगा मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मैं 60 लूंगा, आप लोग दोनों 20-20 बांट लेना। सो यहाँ पर क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या है, एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप है। मतलब आज अगर हम लोग पार्टनरशिप करने हैं तो क्या हवन करने हैं, चैरिटी करना है? चैरिटी तो चलता ही नहीं है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट को कैसे बांटना है, कैसे बांटना है। सो देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द होल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। जैसे जो पहले मैंने बोला कि आदित्य क्या कर रहा है, पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके जा रहा है, तो ऐसा कोई पार्टनरशिप होता है? नहीं। पार्टनर्स मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर दे चूज। और अगर सपोज व्हेन दे आर साइलेंट तो क्या होगा, इट विल बी इनटू 1:1:1। जैसे अगर हम लोग का अग्रीमेंट साइलेंट है तो हम क्या मान लिया जाएगा, ये इक्वल है। इट इज व्हाट, इक्वल। अंडरस्टूड? सो देखो, बट एन अग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एसेंशियल। व्हाट इज एसेंशियल? अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। लॉसेस तो जो जिसका मर्जी है वैसे कर सकता है। इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू अग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस। हाउएवर, in case of event of losses, unless agreed otherwise, there must be borne in the profit sharing ratio। सिंपल क्या बोलता है, देख, PSR का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर ये रेशियो में प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो लॉस भी तो यही रेशियो में शेयर होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल्स देखो। सबसे पहले मुझे एक बात बताना, को ओनर्स होते हैं। को ओनर्स मतलब क्या, कि वो लोग एक दूसरे के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा और हर्ष का एक पार्टी हॉल है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, शादी पे या कोई भी फंक्शन में लोगों को भाड़े पे देते हैं, उससे जो भी भाड़ा आता है वो हम लोग बांट लेते हैं। क्या ये पार्टनरशिप हुआ? क्या ये पार्टनरशिप हुआ? नहीं हुआ। क्यों? देखो, को ओनर है ना हम, और हम क्या बांट रहे, रेंट बांट रहे। सिर्फ हम क्या बांट रहे, रेंट बांट रहे। तो क्या ये पार्टनरशिप हुआ? ये पार्टनरशिप नहीं हुआ, बिकॉज कोई बिजनेस नहीं है रे, कोई बिजनेस नहीं है। हाँ, अगर हम उधर वो भाड़े पे हॉल देते, पूरा शादी का तैयारी करवाते, केटरर्स भी हमारा, सब कुछ हमारा, तो हमारा वो बिजनेस हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? दूसरा देखो क्या बोला है, नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब में बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप। मतलब क्या, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब या जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन लोगों को कभी भी अपन पार्टनरशिप नहीं, मतलब पार्टनरशिप में ऐड नहीं होने देंगे या उसको पार्टनरशिप मानेंगे भी नहीं। तीसरा क्या बोल रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, एक्स एंड वाई बाय सर्टन बेल्स ऑफ कॉटन। ठीक है, बेल्स ऑफ कॉटन मतलब कुछ ऐसे कॉटन का ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ कॉटन बोल दो, ठीक है, विच दे अग्री टू सेल ऑन देयर जॉइंट अकाउंट एंड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। मुझे एक बात बताओ, क्या अब ये पार्टनर्स हुए कि नहीं हुए? ऑफकोर्स हुए ना, क्योंकि देख, वो लोग को बेचना है, मतलब बिजनेस करना है, एंड साथ ही साथ प्रॉफिट भी इक्वली करना है। तो कहने से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये पार्टनरशिप माना जाएगा। समझ में आया? तो देखो, पहले केस में नॉट अ पार्टनरशिप, नॉट अ पार्टनरशिप, यस पार्टनरशिप। अंडरस्टूड एवरीवन? इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तुम लोग ने नोटिस किया, ये पांचों के पांचों एलिमेंट अपने डेफिनेशन में थे। सबसे पहले देखो ना, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स या पर्सन, तो 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, बराबर। फिर एक अग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है कि बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए, बराबर। एंड क्या बोला है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो, बिजनेस या तो सब मिलजुल के काम करे, बराबर, या तो कोई एक सबके बिहाफ पे काम करे। इसको बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। क्या बोलते हैं? कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। मतलब ये तुम्हारा और कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या कि अगर एक पार्टनर ने कोई भी कांड किया,
तो उसकी भरपाई सारे के सारे पार्टनर्स करेंगे। इज दिस क्लियर? समझ में आया? देखो एग्जाम्पल रीड करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन एबीसी एसोसिएट, एक पार्टनरशिप फर्म है। इफ ए मेड सर्टन परचेज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस फ्रॉम मिस्टर के, मिस्टर के से अपन ने कुछ खरीदा बिजनेस के लिए। अब मुझे एक बात बताना, के रिकवर कर सकता है किसी से भी ना, क्योंकि ए क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है। सपोज अगर ए है ही नहीं तो बी और सी से पैसा मांग सकता है, क्योंकि ए ने क्या कर दिया, माल खरीद लिया है। तो अब ए बी और सी तीनों में से किसी को भी उसको पैसा देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज देर इज म्यूचुअल एजेंसी। देर इज व्हाट? म्यूचुअल एजेंसी। मतलब क्या, देख, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इज दिस क्लियर? सिंपल, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर। अंडरस्टूड गाइस? अब देखो यहाँ पर एक बढ़िया सा केस लॉ भी दिया है। केस लॉ क्या है? इन केडी कामत एंड कंपनी। सुनो, तुम लोग को ना केस लॉ का नाम याद नहीं रखना है, तुमको इसके अंदर का जो प्रोविजन है ना वो तुमको याद रखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? केस लॉ का नाम मत याद रखो, केस लॉ का जो प्रोविजन है ना वो प्रोविजन याद रखो। क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने 2 कंडीशन बताई है पार्टनरशिप की। सबसे पहला क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेज ऑफ द बिजनेस। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या बोला है? एक बिजनेस होना चाहिए। बराबर, क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो 2 कंडीशन, पहला तो एक बिजनेस होना चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। और दूसरा क्या बोला है? एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। ये कहने से ये दोनों एसेंशियल कंडीशन है फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म। इज दिस क्लियर? अब सुनो, ये फैक्ट क्या था इस केस लॉ में? The fact that exclusive power and control by agreement of parties is vested in one partner, or the further circumstances that only one partner can operate the bank account or borrow on behalf of the firm are not destructive of theory of partnership, provided the 2 essential conditions mentioned earlier are satisfied. अब इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज हम 3 का पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है? अब सुनना, सपोज अगर स्पेसिफिकली मैंने आदित्य को अथॉरिटी दी, हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि कोई भी पैसा आएगा कैश या जाएगा, उसकी अथॉरिटी किसके पास है? आदित्य के पास। अब उसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि अगर आदित्य कुछ जोल करेगा तो हम बच जाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो वही चीज बोली, क्या बोला है? बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। एंड म्यूचुअल एजेंसी का तो वही मतलब हुआ कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। यस और नो? देखो यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी क्या बोला है? एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स। मैंने क्या बोला? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ही इज एन एजेंट। ये एजेंट कब होता है? एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तीनों का बेकरी है, सुनना एग्जाम्पल्स बड़े ध्यान से सुनना। हम तीनों का बेकरी है, ठीक है? अब आदित्य ने क्या किया? वो फोटो वाला केक ले लिया, ऑर्डर ले लिया। अब उसके वजह से हम तीनों बंद गए ना वो कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? वही बोला है, ही इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड ही इज प्रिंसिपल टू एक्सटेंड दैट इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। मतलब क्या होता है? अब देखो, एजेंट है, वो हमारा एजेंट है, इसलिए उसने कुछ कांड किया, उसकी भरपाई हमको करनी पड़ेगी। और हम प्रिंसिपल भी है, मतलब मैं खुद भी तो ओनर हूँ। आदित्य बोलेगा ऐसे कैसे, मैं ऑर्डर क्यों नहीं ले सकता, मैं भी तो पार्टनर हूँ। इसलिए वो एक प्रिंसिपल भी है, वो बॉस भी है और वो एजेंट भी है। समझ में आया तुम लोग को? पक्का? एवरीवन क्लियर? अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो समझा? पक्का? चलो अभी एक काम करते हैं, इसका जो मेन है ना, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेम कंडीशन, सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट किस चीज का होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग का। एंड बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इज दिस क्लियर? तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो सेम चीज बोला है कि पार्टनरशिप में एक अग्रीमेंट होना चाहिए। मुझे एक बात बताना, अगर अग्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या वो पार्टनरशिप मानी जाएगी? नहीं। सो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। स्टेटस मतलब क्या? देखो, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। मतलब क्या? अब देखो, एचयूएफ में एक अलग चीज होती है, तुमको पता है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे तुम्हारा जन्म होता है, तुम वो एचयूएफ के क्या बन जाते हो? को पार्टनर बन जाते हो। क्या बन जाते हो?
उस फैमिली के, याद आ रहा है तुम लोग को? जैसे देखो ना, HUF में याद करो, एक होता है कर्ता, क्या होता है? कर्ता, और उसको छोड़ के बाकी सबको क्या बोलते हैं? को पार्सनर। अब मुझे एक बात बताना, यहां पर जैसे तुम जन्मे इस खानदान में, तो तुम खानदानी बिजनेस के क्या वारिस माने जाओगे? को पार्टनर माने जाओगे। बट क्या पार्टनरशिप में ऐसा होता है क्या? पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट से होता है। कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही अग्रीमेंट से होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्या बोला है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या बोला है? मुझे एक बात बताओ कि जो भी पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स हैं, उनको बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमाए वो सब मिलना चाहिए, बराबर के नहीं? सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ऑफ ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी। सपोज हम लोग ने क्या किया कि हमारी कुछ प्रॉपर्टी बेच ली। अब प्रॉपर्टी बेची तो उसका भी जो भी पैसा है वो भी बटाया जाएगा ना, ये सो नो? सो द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और ऑफ पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है? सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तीनों का बिजनेस था, और ये जो सत्यम है ना, सत्यम, इसने हमको एक प्रॉपर्टी दिया था, ठीक है, बिजनेस में यूज करने के लिए। तो जब वो प्रॉपर्टी हम लोग ने बेचा तो उसको भी थोड़ा शेयर किया और हम लोग ने भी थोड़ा शेयर लिया। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ प्रॉपर्टी देने से क्या वो पार्टनर बन गया? सिर्फ प्रॉपर्टी देने से क्या वो पार्टनर बना? नहीं। तो वही चीज बोला है, क्या बोला है? अ रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट और वेरिंग विद प्रॉफिट्स अर्न बाय अ बिजनेस डज नॉट इटसेल्फ। ये इतना 3-4 लाइन मत पढ़ो, मैंने जो सिंपल एग्जांपल तुम लोग को बोला ना, कि सिर्फ प्रॉफिट मिला या कुछ भी शेयर मिला उससे क्या वो पार्टनर बन जाता है क्या? नहीं बनता है, ठीक है? देखो, जैसे बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। जो लेंडर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है, उसको वापस से अपना पैसा मिलेगा, तो क्या वो पार्टनर था? नहीं, वो पार्टनर नहीं था, वो सिर्फ एक इन्वेस्टर था। बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन, बराबर। जैसे मुझे एक बात बताओ, जिस कंपनी में तुम काम करोगे वहां पर तुम लोग को सैलरी मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, जो भी प्रॉफिट आया उससे ही बांटेगे ना। आज कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है उसी से तो बांटेगा सैलरी वगैरह। तो क्या तुम पार्टनर बन गए? नहीं। फिर बाय अ विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर एज एन्यूटी, बराबर। अगर कोई विधवा है या कोई पार्टनर मर गया, उसके बच्चों को, बीवी बच्चों को कुछ भी पैसा मिलता है, मतलब क्या वो लोग पार्टनर बन गए? बाय प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल। मतलब क्या? जैसे आज हम लोगों ने किसी से कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया था, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको पैसा भी दे रहे, साथ में गुडविल का भी पैसा दे रहे। उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पार्टनर बन गया। सो ये जो केसेस है ना, इसमें यही बोला है कि अगर तुमको किसी भी अलग रूप में पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिलने से ऐसा नहीं होता है कि तुम पार्टनर बन गए। पार्टनर बनने के लिए तुमको बिजनेस में काम भी करना पड़ता है, तुम बिजनेस के अग्रीमेंट में होने भी चाहिए एज अ पार्टनर। इज दिस क्लियर? तो इन शॉर्ट ये लोग ने क्या बोला है, सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोला मैंने? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, आगे का मैं तुम लोग को बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इधर सुन लो ध्यान से। लेट्स कम हियर। ये जो है ना सेक्शन नंबर 6, अभी जो मैंने तुम लोग को क्या बोला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि प्रॉफिट शेयर तो कोई भी कर सकता है, बराबर। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? कब माना जाएगा कि ये सच्ची पार्टनरशिप है? तो सच्ची पार्टनरशिप सिर्फ म्यूचुअल एजेंसी में होती है। किसमें होती है? म्यूचुअल एजेंसी। तो तुमको अगर क्वेश्चन आया दैट व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो तुम क्या बोलोगे? म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट तो कोई भी बांट सकता है, किसी को भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो जिसको प्रॉफिट मिला क्या वो पार्टनर बन गया? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया, आदित्य की वाइफ को भी प्रॉफिट का शेयर दे दिया, तो क्या वो पार्टनर बन गए क्या? वो हमारे बिजनेस में कैसे पार्टनर बनेगी? यस और नो? बिकॉज शी इज नॉट फॉलोइंग म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। मतलब ही इज एन एजेंट in so far as he can bind other partners by his act, and he is principal
टू द एक्सटेंड दैट ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। देखो ये तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या बोला है, व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी, कि ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अब सुनना ध्यान से, ही इज एन एजेंट। वो एजेंट कब होगा, इन सो फार एज ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स। जैसे आदित्य ने ऑर्डर ले लिया तो तभी वो क्या प्रेजेंट कर रहा था, एज एन एजेंट, ठीक है। उसके एक्ट की वजह से हम सब बाइंड हो गए। एंड क्या बोला है, ही इज द प्रिंसिपल टू द एक्सटेंड ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? पक्का समझ में आया? चलो एक काम करो, नोटबुक निकालो, मैं तुम लोग को लिखवाता हूँ। हेडिंग दे दो, यूनिट नंबर 1, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पहले हेडिंग दिया ना, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहले डेफिनेशन लिखो, सेक्शन 4।
सेक्शन 6 लिखो, दिख रहा? ये नीचे वाला वो एग्जाम्पल मत लिखना। डन। अच्छा, मैं ना तुम लोग को आज एक वेबसाइट पे लेकर जा रहा हूँ, दैट इज जुडिशरी वेबसाइट। ठीक है, ये जो तुम्हारा केस लॉ है ना, इसको समझते। क्या बोला है, फैक्ट समझो। द अपीलेंट इज अ पार्टनरशिप फर्म, ये जो अपना देखा ना केडी कामत एंड कंपनी। ठीक है, फैक्ट्स में क्या लिखा है, अपीलेंट इज अ पार्टनरशिप फर्म हु स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर ऑन 1 अक्टूबर 1958। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 20 मार्च 1959 को रजिस्टर करवाने को ट्राई किया अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट हुआ ये कि इनकम टैक्स ऑफिसर रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट किया, ऑन द ग्राउंड्स दैट पार्टनरशिप वॉज नॉट जेन्यूनली फॉर्म्ड एंड दैट बिजनेस शुड बी कंसिडर द सोल कंसर्न ऑफ वन पार्टनर केडी कामत। क्योंकि देखो अपन ने जो पढ़ा ना फैक्ट्स ऑफ द केस मॉड्यूल में, कि सिर्फ उसके पास पूरी अथॉरिटी थी क्या करने की, अकाउंट्स मतलब किसी के पास से पैसा लेने की, लोन लेने की, या वॉट एवर इट इज। देखो याद आ रहा है तुम लोग को, यहाँ पर इन लोग ने ना आधा अधूरा दिया है। वेट आई शो केडी कामत का ये दो केस देखो। द फैक्ट दैट एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल बाय अग्रीमेंट ऑफ पार्टीज इज वेस्टेड। वेस्टेड मतलब क्या, ये सारी पावर किसके हाथ में, इन वन पार्टनर। अब अगर एक ही पार्टनर सारी की सारी पावर रखेगा तो बाकी क्या हवन करेंगे। अब देखो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए कि बिजनेस मस्ट बी कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये पॉइंट को पकड़ के रखेंगे तो सही भी है, मतलब ये पार्टनरशिप है, सही है। बट तभी क्या हुआ था कि इन लोगों ने एज पर सेक्शन 4 कंसिडर नहीं किया था और तब मान लिया था कि ये गलत है, इसलिए उसको नहीं दिया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और सुनो ध्यान से कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, क्योंकि एंड है ना, क्या है बीच में, एंड है। तो एंड है मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यही है वो केस लॉ में क्या हुआ था, देखो इनकम टैक्स ऑफिसर रिजेक्टेड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स दैट पार्टनरशिप वाज नॉट जेन्युइनली फॉर्म्ड एंड दैट द बिजनेस शुड बी कंसिडर्ड एज द सोल कंसर्न ऑफ वन पार्टनर दैट इज केडी कामत। ठीक है, फिर क्या हुआ, अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर अपहेल्ड दिस डिसीजन ऑन 5 मई 1961 बट अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब एक तरह का कोर्ट रहता है। ठीक है, after reviewing the partnership it concluded that essential requirement of a partnership like an agreement to share profit and each party acting as an agent for all were met। मतलब देखो ना, वो एजेंट की तरह काम कर रहा था, बराबर, दूसरे पार्टनर थे, भले ही सारी अथॉरिटी उसके हाथ में थी, बट ही वाज एक्टिंग एज एन एजेंट, नो। ठीक है, सो दे डायरेक्टेड द इनकम टैक्स ऑफिसर टू रजिस्टर द पार्टनरशिप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? और देखो तभी ये जो सेम है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि द कोर्ट सेड इट अर्लियर दैट मियर नॉमेनक्लेचर गिवन टू अ डॉक्यूमेंट बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड दैट डॉक्यूमेंट इज क्वेश्चन ऑफ वन पार्टनरशिप। तो ये दोनों एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, कि अग्रीमेंट भी होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, एंड साथ ही साथ बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा, अल्टीमेटली क्या हुआ कि कोर्ट ने अफर्म किया कि जो पार्टनरशिप है ये वैलिड पार्टनरशिप है। कैसी पार्टनरशिप है? वैलिड पार्टनर। अंडरस्टूड गाइस? इज दिस क्लियर? चलो, तो फिर जो फाइनली हाई कोर्ट का जो था ना, देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है, हाई कोर्ट्स ओपिनियन दैट अपीलेंट फर्म, मतलब ये जो केडी कामत एंड फर्म इज इनएलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 28
वॉज रिजेक्टेड, मतलब वो उन्होंने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया। इज दिस क्लियर? पक्का समझ में आया? भले सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सा कंडीशन? एक अग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर प्रॉफिट्स, वो था। एंड साथ ही साथ क्या बोला, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, ये है ना, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो केडी कामत खुद क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता। अंडरस्टूड? ठीक है, मैंने तुमको बेयर एक्ट से भी बताया कि पहले क्यों हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन को ओवरराइड कर दिया। सी सारे नए नए वर्ड्स तुम सीख रहे हो, ठीक है, मजा भी आ रहा होगा, कुछ लोग को लगेगा ये क्या कौन सी भाषा बोल रहा है, ठीक है। सो ओवरराइड मतलब क्या होता है कि हाई कोर्ट एक लोअर कोर्ट है ना, और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया। इज दिस क्लियर? पक्का? चलो, तो अभी तुम लोग ने अब तक कहां पर कितना लिखा है तुम लोगों ने? सिर्फ वो ट्रू टेस्ट ही लिखा है ना? चलो ये लिखो, आगे कंटिन्यू करो। ऑल्सो नोन एज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। इज दिस क्लियर? फिर अब सुनो ध्यान से, 2 मिनट रुक जाओ। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना क्या ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है? नहीं। तो देखो स्पेशल पॉइंट में मैंने लिखा है, मियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब एज सच बोल सकते, प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब क्या, ऑन द फेस। प्राइमा फेसी मतलब क्या होता है, ऑन द फेस, मतलब देख के ऐसा लगता है क्या इन लोग की पार्टनरशिप है, बट क्या ये सही में पार्टनरशिप होती है? नहीं। सो इट कैन बी प्राइमा फेसी एविडेंस बट नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। तो देखो दो एविडेंस होते, एक होते प्राइमा फेसी और एक होता है कंक्लूसिव एविडेंस। कौन सा ज्यादा रहेगा स्ट्रॉन्ग, प्राइमा फेसी या कंक्लूसिव? कंक्लूसिव। तो प्राइमा फेसी में बोलते हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलजुल के बिजनेस कर रहे और प्रॉफिट बांट रहे, बराबर, क्या बोला मैंने, सिर्फ प्रॉफिट बांट रहे, दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ profits. Is this a true test of partnership? No, this is not a true test of partnership. It is a prima facie evidence. Prima facie evidence मतलब क्या, ऐसा दिखता है कि हाँ ये लोग के बीच में पार्टनरशिप है। बट कंक्लूसिव एविडेंस क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। कंक्लूसिव एविडेंस क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। इज दिस क्लियर? सारे के सारे कंफ्यूजन निकल गए तुम लोग को, दिमाग में जो भी था वो सब निकल गया? ओके। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने और एक माजा करके था, हम लोगों ने एक पार्टी प्लॉट खरीदा। पार्टी प्लॉट खरीद के हम क्या करें, उसको रेंट पे चढ़ा रहे, और जो भी रेंट आएगा वो हम 1:1 में डिवाइड कर देंगे। क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, दिस इज ओनली ओनरशिप, दिस इज नॉट पार्टनरशिप। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड गाइस? चलो, फिर उसके बाद अपन ने जो ऑलरेडी ये चार्ट बनाया था, नेचर ऑफ अग्रीमेंट कैसा होता है, या तो वॉलेंट्री होता है या तो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। उसमें या तो एक्सप्रेस्ड होता है या तो इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेस में या तो ओरल होता है या तो रिटर्न होता है। वॉलेंट्री मतलब क्या? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब क्या? हाँ, मेरे को तेरे साथ पार्टनरशिप करना है, तेरे को मेरे साथ पार्टनरशिप करना है, हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री। उसको क्या बोलते हैं? चलो फटाफट ये चार्ट बनाओ। ये फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, ऑल्सो नोन एज कार्डिनल प्रिंसिपल, लिखा ना? चलो स्टार्ट मेकिंग दिस स्पेशल पॉइंट्स।
चलो ये हो गया। Can I change this? I'll teach you, don't worry. Implied and estoppel is one and the same. Lecture is till 4:45, no? यहाँ तक हो गया? अब सुनो, एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? एस्टॉपल या इम्प्लाइड का मतलब ही यहाँ पर लिखा है, उधर स्टार मार्क करके लिख देना। बाय कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन या एक्ट बीइंग फॉलोड। कहाँ पर स्टार मारा होगा? तुम लोग ने यहाँ पर मारा होगा। इम्प्लाइड मतलब क्या? ठीक है, तो उधर ऐसे लिख दो, बाय कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन या एक्ट बीइंग फॉलोड लिखो। एंड तीसरा पॉइंट क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना आता है? 50। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। Is this clear, everyone? Done? चलो यहाँ तक हो गया। अभी काम करो, मॉड्यूल मैं मॉड्यूल निकाल रहा हूँ, तुम लोग को क्या करना है वो बताता हूँ मैं। ये सब आगे का मैं कल के लेक्चर में दिखाऊंगा, बट पहले देखो, दे हैव गिवन डिस्टिंग्विश बिटवीन, तुमको और डिस्टिंग्विश बिटवीन करके आना है घर से, ठीक है। क्या बोला है? डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब मुझे सबसे पहले बताना, पार्टनरशिप क्या कोई लीगल एंटिटी होती है? रजिस्ट्रेशन करवाना भी ऑप्शनल है, ठीक है, बट वेर एज जॉइंट स्टॉक कंपनी तो क्या है? लीगल एंटिटी, कंपनी अलग और मेंबर्स अलग। इज दिस क्लियर? ये अपन उधर केस में केस लॉ पढ़ेंगे, सैल्मन वर्सेस सैल्मन, ठीक है, वील स्टडी दैट, डोंट वरी। फिर एजेंसी, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या होता है फर्म में? एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ द फर्म, बट यहाँ पर तो ऐसी कोई एजेंसी होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर अलग होते हैं और कंपनी चलाने वाले लोग अलग होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसा रहेगा? एज पर द पार्टनरशिप डीड। वेर एज कंपनी में तो क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड। यहाँ पर लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। कैसे होगी?
वेरएज यहाँ पर कितना होता है, सी इट इज लिमिटेड टू द अमाउंट, ठीक है, ओके, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होता है, ओके, नॉर्मली शेयर होल्डर्स में। हावेवर कभी कभी कंपनीज ऐसी भी है, कुछ कंपनीज जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। प्रॉपर्टी, मुझे एक बात बताना, यहाँ पर जॉइंट ओनरशिप रहेगा, ठीक है, वेरएज यहाँ पर कंपनी के लोग ही अलग है, तो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती है, कंपनी अलग लोग अलग, तो कंपनी के खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होता है। इट्स प्रॉपर्टी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स हु रिसीव इट बैक ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और रिफंड ऑफ कैपिटल। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप में जैसे हम 3 पार्टनर है, अब मैं जा रहा हूँ घूमने या परमानेंटली आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि सत्यम को पार्टनर बना देना, क्या ऐसे फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है? नहीं होता है, बराबर। अच्छा, बट सब लोग मिलजुल के अगर कंसेंट दे रहे तो हो सकता है, बट शेयर्स में तो कैसा होता है यार, तुम शेयर कभी भी बेच दो, पब्लिक लिस्टेड कंपनी में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज सुबह मेरे पास शेयर था, तो दोपहर तक इसके पास शेयर आ गया, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी में होता है, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, मुझे एक बात बताना, अगर कोई भी मैनेजमेंट नहीं है तो सारे पार्टनर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजमेंट के लिए, वेरएज यहाँ पर तो कैसा है, जो लोग कंपनी के ओनर्स है वो कंपनी के मैनेजर्स नहीं है, मैनेजर्स कंप्लीटली अलग अलग है। बट कैन आई से एज अ मेंबर, एज अ ओनर, कैन आई पुट अ वोट इन एवरी डिसीजन? मतलब आई कैन डू अ वोटिंग, राइट? मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो लोग मुझे पूछेंगे ना एक बार, क्योंकि मैं ओनर हूँ। समझ में आ रहा है? ओके। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, वेरएज यहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन कंपनी का अस्तित्व ही नहीं होता कुछ भी, ठीक है। वाइंडिंग अप, कभी भी वाइंडिंग अप कर सकते, यहाँ पर भी करना पड़ता है, बट अगर सी या तो खुद से वाइंड अप कर लो, या तो फिर एनसीएलटी बोलेगा, क्या बोलेगा? एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। या तो फिर आरओसी बोलेगा, मतलब क्या, एक तो खुद की मर्जी से बंद करना, या तो कोई जबरदस्ती बंद करवा रहा है। फिर नंबर ऑफ मेंबरशिप कितने होते हैं, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इन लोग ने 100 बोला है, बट 100 नहीं है, एक्चुअली 50 है, ठीक है। कितना है? 50, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म में 50 लोग हो सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में 200 और पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, मुझे एक बात बताना, याद करो, कल अपन ने देखा था प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। इज दिस क्लियर? सॉरी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए, बराबर। मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए, यस। ड्यूरेशन, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर या तो कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, या तो कोई मर गया, पार्टनर मर गया, रिटायर हो गया, येड़ा हो गया, तो ऑटोमेटिकली फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज वो क्या एंजॉय करते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। इज दिस क्लियर? अब इसमें से तुम कौन से पॉइंट याद रखोगे? सबसे पहले तो लीगल स्टेटस याद रख लो, फिर एजेंसी याद रख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट याद रख लो, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी याद रख लो, फिर और क्या इजी है, रजिस्ट्रेशन याद रख लो, फिर नंबर ऑफ मेंबरशिप। बस इतने पॉइंट काफ़ी हो गए। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया क्या? टोटल 6 पॉइंट काफ़ी है, 6 इज इनफ, ठीक है। या तो एक साथ ये भी रख लो, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, तो 7 पॉइंट तुम लोग का आता रहेगा ना, तो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल। इज दिस क्लियर गाइस? फिर नेक्स्ट है पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। ये तो चारों के चारों पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। क्लब मतलब कौन सा क्लब? जहां पर हम लोग मतलब जैसे क्या बोलते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, या तो फिर एक ऐसा प्रॉपर ऐसा बिल्डिंग जैसा रहता है वो वाला क्लब, ठीक है। जहाँ पर जिम्नेशियम है, बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं, उसको क्लब बोलते हैं, रिक्रिएशनल क्लब होते हैं। ठीक है। अब सुनना, पार्टनरशिप क्या है? इट इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। जो लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है, वो पार्टनरशिप है। बट क्लब क्या होता है? क्लब का इंटेंशन और पार्टनरशिप के इंटेंशन में फर्क है। क्लब प्रॉफिट कमाने के लिए होता है? नहीं, वो अपने मेंबर्स को सपोर्ट देने के लिए या सर्विसेज देने के लिए होता है। देखो, क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट अर्निंग प्रॉफिट। मतलब कहना है से इसका मकसद प्रॉफिट कमाने का नहीं है, बट क्या करना है, कुछ बेनिफिशियल पर्पस, जैसे हेल्थ सुधारो, फिर रिक्रिएशन दो, मतलब वही ना, जिम खाना वगैरह सब होता है, कुछ टेनिस का कोर्ट रहता है, बैडमिंटन कोर्ट रहता है, स्विमिंग पूल रहता है, ये सब क्या है? रिक्रिएशनल के तुम इधर आओ और फ्रेश हो जाओ। रिलेशनशिप कैसा होता है? यहाँ पर जो लोग होते हैं वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होते हैं।
यहाँ पर क्या होता है कि पर्सन फॉर्मिंग द क्लब्स आर कॉल्ड मेंबर्स एंड मेंबर्स आर नॉट एजेंट ऑफ द क्लब. इज दिस क्लियर? अच्छा, फॉर वंस यू कैन से दैट मेंबर्स आर एजेंट ऑफ द क्लब बट दे आर नॉट एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स. जैसे एलएलपी में था ना वैसा. इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, पार्टनर को इंटरेस्ट होगा प्रॉपर्टी में, भाई मेंबर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता क्लब की प्रॉपर्टी में. डिसोल्यूशन, अगर पार्टनर्स चले गए तो फर्म भी बंद हो सकता है. मेंबर चला गया तो थोड़ी ना क्लब बंद कर दोगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट यू हैव टू डू फॉर टुमारो. पहला वाला कौन सा था? पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है. अभी सेकेंड वाला है पार्टनरशिप एंड क्लब. तीसरा बोला है पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली. ठीक है, ये आया भी था शायद एक आधा टाइम पहले. ठीक है, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली. मुझे एक बात बताओ, अपन ने अभी डिस्कस किया कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्चुअल है, बराबर. वेर एज एचयूएफ में कैसा होता है, वो बाय बर्थ तुम उसके पार्टनर बन जाते हो. ठीक है. डेथ, मुझे एक बात बताओ, अगर एक कोई पार्टनर मर गया, ठीक है, तो कहना इससे क्या होएगा कि फर्म भी बंद हो जाएगी. बट अगर एचयूएफ का कोई भी फैमिली मेंबर मर जाता है तो थोड़ी ना वो लोग एचयूएफ बंद कर देंगे, वो तो चलता ही रहेगा. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, मैनेजमेंट. यहाँ पर सारे पार्टनर्स इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं. यहाँ पर क्या होता है कि कर्ता सब चीजों को करता है. वाओ, कर्ता सब चीजों को करता है, मतलब ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट. इज दिस क्लियर? फिर अथॉरिटी टू बाइंड, कैन आई से एक पार्टनर के कांड के वजह से बाकी सारे बंद जाते हैं, मतलब एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल. बट यहां पर क्या होता है कि कर्ता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. तो क्या बोला है? कर्ता और मैनेजर एज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर फैमिली बिजनेस एंड अदर मेंबर्स इन द फैमिली. ठीक है, वहां पर सिर्फ सारे डिसीजन कौन लेता है? कर्ता लेता है. कौन लेता है? आई नो दिस इज अ वेरी ओसीएम का बोरिंग चीज, बट एग्जाम में आता है तो फिर अच्छा है ना, तुमको अगर बोनस मिल जाता है तो. ठीक है. लायबिलिटी, यहां पर लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड. यहां पर सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी को पार्टनर की लायबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड होती है. कैसी होती है? लिमिटेड. जितना उनका शेयर है उस एचयूएफ में उतना ही उनको भरना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? सो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, को पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड, मतलब वही रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है. नेक्स्ट, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर. मुझे एक बात बताना, एक पार्टनर अगर चाहे, उसने केस कर दिया फर्म के ऊपर, तो उनको क्या करना पड़ेगा? सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब दिखाने पड़ेंगे. बट जब भी एक एचयूएफ सेपरेट होता है, खानदान में बंटवारा वगैरह सब होता है, तो जरूरी नहीं है, मतलब उनके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं होती किसी मेंबर के पास कि वो फैमिली बिजनेस का अकाउंट मंगवा सकते. ठीक है. गवर्निंग लॉ, इसको कौन कंट्रोल करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. वेरेस इसको कौन कंट्रोल करता है? अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय हिंदू लॉ. ठीक है. अच्छा, इसमें एचयूएफ में और भी आते हैं, बुद्धिस्ट वगैरह सब आ जाते हैं. ठीक है, सिख वगैरह. माइनर्स कैपेसिटी, यहां पर अगर पार्टनरशिप में अगर अपन ने किसी माइनर को ऐड किया तो उसको सिर्फ बेनिफिट के लिए ऐड कर सकते हैं, बराबर. वो भी सबका कंसेंट होगा तब. यहां पर क्या है भैया कि ऑटोमेटिकली वो बन गया है पार्टनर, जन्म होते ही वो क्या बन गया? को पार्टनर. ठीक है, तो उसको वेट करने की जरूरत नहीं मेजोरिटी पे. कंटिन्यूटी, यहां पर क्या होता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर, कि जब सपोज कोई मर गया, ठीक है, या तो कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है पहले से कि हम में से कोई भी अगर मर जाता है तो हम फर्म को बंद नहीं करेंगे, तो फर्म चालू रहेगा. बट सपोज अगर ऐसा हुआ कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी एक पार्टनर मर गया, वो कंगाल हो गया, कुछ भी हो गया, तो फर्म को टेम्पररी, मतलब वो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है और नया फर्म बनाना पड़ता है. इज इज क्लियर? बट एचयूएफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, कोई इंसान मरने की वजह से क्या वो लोग एचयूएफ बंद नहीं करते. नंबर ऑफ मेंबर्स वापस से मैक्सिमम 50, और यहाँ पर तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना बड़ा खानदान उतने लोग. शेयर इन द बिजनेस, शेयर इन द बिजनेस मतलब क्या? अग्रीमेंट में जो लिखा रहेगा वो. यहाँ पर ना को पार्टनर्स का कोई एक ऐसा फिक्स शेयर नहीं है. ठीक है, कभी किसी को कुछ ज्यादा शेयर मिलता है, कभी किसी को कम मिलता है, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक साथ तुम सारे के सारे लिख देना, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि आज कल परसों तक ये सारे डिस्टिंग्विश खत्म कर दो. अब यहाँ पर कौन से पॉइंट्स याद रखोगे? सबसे पहले मोड ऑफ क्रिएशन, ठीक है, फिर मैनेजमेंट याद रख सकते हो,
लायबिलिटी इजी है, गवर्निंग लॉ इजी है, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इजी है, एंड शेयर इन द बिजनेस इजी है. ठीक है, इतने पॉइंट्स आर इजी टू रिमेंबर. अगेन इट इज अप टू यू गाइस, तुमको क्या कैसे कितना याद रखना है, दैट इज अप टू योर विश. अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप और को ओनरशिप या जॉइंट ओनरशिप. अभी अपन ने देखा कि जो को ओनरशिप होता है, सिर्फ जो हम भाड़ा शेयर कर रहे थे, क्या वो पार्टनरशिप था? नहीं, वो क्या था? को ओनरशिप था. क्या था? को ओनरशिप. तो देखो, पार्टनरशिप हमेशा कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट से होता है. पार्टनरशिप हमेशा कैसे होता है? या तो कॉन्ट्रैक्ट हो, या मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड हो, या तो कैसा हो? इम्प्लाइड हो, मतलब वो वॉलेंट्री या कॉन्ट्रैक्चुअल. वेयरएज को ओनरशिप में क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है? नहीं. तो वो एक सिंपल अग्रीमेंट से भी हो सकता है, या तो फिर इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब क्या, कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पापा हैं, ठीक है, जब मेरे पापा चले जाएंगे तो मैं अकेला सिंगल चाइल्ड हूँ, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाएगी. बट सपोज अगर मेरा कोई सिबलिंग होता तो दोनों को इक्वल शेयर मिलता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो लोग हम मैं और मेरा सिबलिंग क्या बन जाते हैं? को ओनर बन जाते हैं. आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट, इम्प्लाइड एजेंसी. ये तो वापस है सेम. अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, वेयरएज यहाँ पर को ओनर इज नॉट द एजेंट. क्या है भैया? नॉट द एजेंट. एजेंट एजेंट कैसे हो? बिजनेस चल रहा है क्या? पार्टनरशिप है? नहीं. नेचर ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पर नेचर ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है? सुनो, प्रॉफिट एंड लॉसेस ये दोनों शेयर होने चाहिए. यहाँ पर क्या बोला है? जरूरी नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉसेस का शेयर रेशियो हो. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. मैं किसी को एटलीस्ट ट्रांसफर कर सकता हूँ पार्टनरशिप फॉर्म में. इफ आई वॉन्ट, ओनली बाय द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स आई कैन ट्रांसफर माई इंटरेस्ट टू समवन एल्स. बट को ओनरशिप में यू कैन नॉट ट्रांसफर. अच्छा, और अगर कर भी रहे हो तो विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते. विदाउट कंसेंट नहीं, मतलब तेरे को ओनर का कंसेंट होना चाहिए. कंसेंट मतलब क्या? मंजूरी. कंसेंट मतलब क्या? इज दिस क्लियर? सो दिस वाज योर पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप. अगेन इसमें 4 पॉइंट्स है. एज इट इज लिखोगे तो सारे फुल मार्क्स मिल जाएंगे. समझ में आया? पक्का? कुछ लोग तो इतना यौन करे, बोले हे भगवान जल्दी खत्म हो जाए. बराबर, मजा आ रहा है थोड़ा बहुत. ये तो अभी ओसी की याद आ गई ना तुम लोग को. अब लास्ट है पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन. ओके, पार्टनरशिप और एसोसिएशन सुनना ध्यान से. एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि वो किसी सोशल कॉज के लिए होता है. देखो, एसोसिएशन इवॉल्व्स आउट ऑफ सोशल कॉज, मतलब ऐसा कोई प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं रहता. जैसे क्लब में था ना, वैसे द इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इन अ बिजनेस फॉर गेन्स, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए हम एसोसिएशन नहीं कर रहे. ठीक है, जैसे कोई चैरिटेबल सोसाइटी हो गया, रिलीजियस एसोसिएशन हो गया. रिलीजियस एसोसिएशन जैसे सिद्धि विनायक ट्रस्ट, ठीक है, क्या उनका मकसद है प्रॉफिट कमाने के लिए? ऐसे तुमको बोलते हैं भगवान के दर्शन करने कंपल्सरी गले में पैसा डाल. कोई इधर एंट्री फी है क्या? चलो मंदिर को दर्शन करना है, चलो चलो 50-50 रुपए निकालो. नहीं. वाई? बिकॉज यहाँ पर मोटिव प्रॉफिट कमाने का है ही नहीं. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? सो मेंबर्स ऑफ अ चैरिटेबल सोसाइटी और रिलीजियस एसोसिएशन और एन इम्प्रूवमेंट स्कीम और बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, ये सब क्या आते हैं इसके अंदर? आ जाते हैं. समझ में आया? तो ये 4 तुम लोग को करना है. 4 हुए या 5 हुए? 5 है टोटल. सबसे पहले पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, पार्टनरशिप एसोसिएशन, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप एंड क्लब, एंड तुम्हारा है पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. पक्का तुम लोग को समझ में आया? ओके, ये 5 तुम लोग को करने हैं. आज मैंने क्या कर रहा है, आज मैंने बस तुम लोग को एक पार्टनरशिप का डेफिनेशन वगैरह समझाया है. एलिमेंट्स वगैरह सब कल अपन नोट्स लिखेंगे, और मैंने तुम लोग को ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप करवाया है. ठीक है, टुमारो विल फिनिश दिस यूनिट 1. यूनिट 1 बड़ा ही बेसिक. अभी ये काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप है, कैसे कैसे काइंड ऑफ पार्टनरशिप होता है, ये बड़ा ही चिंदी है. यूनिट 1 बड़ा छोटा सा है, वो हो जाएगा, फिर अपन यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे. इज दिस क्लियर? तुम लोग को समझ में आए? एक बार क्विकली डेफिनेशन का रिवीजन करेंगे, फिर मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा. बोलेंगे बस जल्दी छोड़ो अभी. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप? चलो, इट इज अ रिलेशन बिटवीन हु हैव अग्रीड टू शेयर ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय or any one of them acting for all. Once again, what is definition of partnership? It is a relation between partners who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. ठीक है?
तुम लोग को एलएलपी के जो दूसरी नोटबुक है उसके अंदर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना है, और तुम लोग को इसके ही अंदर तुम लोग को 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख के आने का, मतलब ऐसा नहीं बोला कि कल के कल लिख के आओ, ठीक है। एटलीस्ट मंडे तक तो हो जाएगा ना, 5 छोटे छोटे ही है, और सारे पॉइंट्स तो नहीं लिखने हैं, जितना तुमको रट्टा मारना है उतना ही लिखने का है, ठीक है। चलेगा, समझ में आया। अपना एक एलएलपी खत्म हो गया, वी आर ऑन पार्टनरशिप। इसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट कंपनी लॉ, ठीक है, तो और भी मजा आएगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।